अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 48 एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एंटी फंगल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन को देखेंगे जो कि मिनी कैटसन पे अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास वो ड्रग्स आती हैं जो सेल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को अल्टर करते हैं, जिसमें अजोल्स, पोलीइन्स और टर्बिनाफिन आ जाता है। जो ड्रग्स बीटा ग्लूकन सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं वो अकाइनोकेंडेंस है। जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं वो फ्लूसाइटोसिन। और लास्ट पर जो माइक्रोट्यूबुल फंक्शंस को डिस्टर्ब करती हैं उसमें हमारे पास ग्लाइसियोफल्विन आ जाता है। इससे पहले कि हम इन ड्रग्स को डिटेल से स्टडी करें, हम एक दफ़ा सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई के स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कौन सी ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन पे कहाँ एक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे सेल वॉल है जिसमें प्रोटीन्स, बीटा ग्लूकन्स और काइटिन आ जाता है। फिर नीचे सेल मेम्ब्रेन है जो कि बाइलेयर है। इसके अंदर हमारे पास एर्गोस्टिरॉल है, ठीक है, और बीटा ग्लूकन सिंथेज है जो बीटा ग्लूकन चेन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे पास सेल वॉल में जाकर डिपॉजिट होती है। अच्छा जी, बीटा ग्लूकन सिंथेज को एकाइनोकेंडेंस इनहिबिट करते हैं जो कि बीटा ग्लूकन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं और हमारे पास सेल जो वॉल है उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। एम्फोटेरेसिन बी जो है और निस्टैटिन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आर्टिफिशियल पोर्स की प्रोडक्शन करवाती है। ये आर्टिफिशियल पोर है सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से जो सेल के कॉन्टेंट्स हैं वो लीक आउट हो जाते हैं और हमारे पास लाइसिस ऑफ द फंगल सेल की वजह से सेल डेथ हो जाती है। एर्गोस्टिरॉल पे हमारे पास एर्गोस्टिरॉल की प्रोडक्शन को जो ड्रग्स इनहिबिट करती है उसमें हमारे पास एजोल्स आ जाते हैं, जो लेनोस्टिरॉल की प्रोडक्शन जो है कन्वर्जन एर्गोस्टिरॉल में नहीं होने देते। और टर्बिनाफिन जो है वो एक पिछले स्टेप को इनहिबिट करती है जिसमें स्क्वालिन को स्क्वालिन एपोक्साइड के अंदर कन्वर्ट नहीं होने दिया जाता, जिसकी वजह से लेनोस्टिरॉल की प्रोडक्शन भी कम होती है और अल्टीमेटली एर्गोस्टिरॉल की प्रोडक्शन भी कम होती है। तो बच्चों, हम इन तमाम ड्रग्स को जो पीछे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ी है, हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। उनकी क्लासिफिकेशन, उनके फार्माकोकाइनेटिक्स, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रेजिस्टेंस, एडवर्स इफेक्ट्स, क्लिनिकल यूजेस और लास्ट पर टॉक्सिसिटी के बारे में। सबसे पहले हम लोग एम्फोटेरेसिन बी को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम एम्फोटेरेसिन बी को डिस्कस करें, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो फंजाई हैं वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, यानी जो ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। फंजाई जो है वो टॉपिकल या म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। तो जो ड्रग्स हैं एंटी फंगल, वो कुछ ड्रग्स जो है वो सिस्टेमिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं और बाकी कुछ ड्रग्स जो हैं वो म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं और कुछ ड्रग्स जो है वो टॉपिकली अप्लाई की जाती हैं ताकि फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जा सके। तो सबसे पहले हम एम्फोटेरेसिन बी के बारे में स्टडी करेंगे। जो ड्रग्स सिस्टेमिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करती हैं उसमें एम्फोटेरेसिन बी आ जाता है, फ्लूसाइटोसिन आ जाता है जिसका दूसरा नाम 5-फ्लोरोसाइटोसिन भी है। फिर एजोल एंटी फंगल एजेंट्स आ जाते हैं, एकाइनोकेंडेंस आ जाते हैं। जो सिस्टेमिक ड्रग्स म्यूकोक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं उसमें ग्लाइसियोफल्विन, टर्बिनाफिन, अजोल्स आ जाते हैं। टॉपिकल एंटी फंगल थेरेपी के लिए हम लोग निस्टैटिन, माइकोनाजोल एंड क्लोट्रिमाजोल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एम्फोटेरेसिन बी की तरफ। जो एम्फोटेरेसिन बी है ये हमारे पास फंगिसिडल है और एम्फीपैथिक है। फंगिसिडल का मतलब ये है कि ये फंगल सेल की डेथ का कॉज करवाती है और एम्फीपैथिक का ये मतलब है कि एम्फोटेरेसिन बी की लिपोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इसकी क्लासिफिकेशन पर को देखा जाए तो ये एक पोलीन एंटीबायोटिक है एंड इट इज रिलेटेड टू निस्टैटिन, क्योंकि निस्टैटिन और एम्फोटेरेसिन बी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सिमिलर है। फार्माकोकाइनेटिक्स को देखा जाए तो इसकी जीआई एब्जॉर्प्शन जो होती है, जीआईटी एब्जॉर्प्शन होती है वो पुअर होती है, जिसकी वजह से हम इसको आईवी रूट के थ्रू देते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि आईवी रूट में जब हम एम्फोटेरेसिन बी को देते हैं तो कौन से 3 हम फॉर्म्स में इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। आइदर नॉन लिपिड कोलाइडल सस्पेंशन के फॉर्म में, लिपोसोमल फॉर्मुलेशन की फॉर्म में और लिपिड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। इन 3 फॉर्म्स में हम एम्फोटेरेसिन बी को आईवी रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इट हैज़ वाइड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सीएनएस में ये पेनिट्रेट नहीं करता। ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू एलिमिनेट होता है। चूंकि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए इसकी हाफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है, यानी 2 वीक तक एम्फोटेरेसिन बी जो है वो हमारी बॉडी में, हमें ब्लड में परसिस्ट करती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर रीनल डिसफंक्शन है देन हमें इसकी डोज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी रिड्यूस करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट डायलाइजेबल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। ये एर्गोस्टिरॉल के साथ बाइंड करती है और आर्टिफिशियल पोर्स की फॉर्मेशन कराती है, यानी हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पे हमारे पास पोर्स क्रिएट करवा देगी
कि जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड के कंटेंट्स हैं वो लीक होकर बाहर चले जाएं और सेल की क्या हो जाए, डेथ कॉज करवा देती है। रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट बैक्टीरिया कैसे डेवलप करते हैं, या तो बैक्टीरिया एर्गोस्टेरोल के लेवल को अपनी सेल मेम्ब्रेन में कम कर लेते हैं, या जो एर्गोस्टेरोल मौजूद होता है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आते हैं ताकि हमारे पास जो एम्फोटेरेसिन बी है वो एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड ही ना हो सके। नेक्स्ट हम इसके क्लिनिकल यूजेस की तरफ आते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सिस्टेमिक माइकोसिस एंड द थिंग टू कीप इन माइंड इज दैट कि ये इनिशियल इंडक्शन रेजिमेंट्स के तौर पर एक्ट करती है बिफोर फॉलो विद द अजोल। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस है ये एस्पर्गिलस के लिए, की बात बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ड्रग ऑफ चॉइस याद करनी है कि ये कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन से फंजाई पे एक्ट करती है, के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। एस्पर्गिलस के लिए, ब्लास्टोमाइसिस के लिए, कैंडिडा अल्बिकन्स के लिए, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा एंड म्यूकोर के लिए। आपने ये निमोनिक याद कर लेना है ABC CMH, ये ABC और ये C, ये M, ये H। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फंगल मेनिंजाइटिस। अब जब फंगल मेनिंजाइटिस होगा, उसने ब्रेन के अंदर मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन करा दी है, तो हमें एडमिनिस्टर कैसे करनी पड़ेगी एम्फोटेरेसिन बी को, हम इसको इंट्राथीकली एडमिनिस्टर करेंगे। टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे पास जो एम्फोटेरेसिन बी है वो 3 तरह की टॉक्सिसिटी शो करती है, इन्फ्यूजन रिलेटेड, डोज लिमिटिंग एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। अब इन्फ्यूजन रिलेटेड में क्या आता है हमारे पास, इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी में जो है एम्फोटेरेसिन बी हमारे पास फीवर, रैश, चिल्स, मसल स्पैज्म, वॉमिटिंग एंड शॉक लाइक फॉल इन बीपी करती है। अब देखना ये है कि हम लोग इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी को कैसे एटीन्यूएट कर सकते हैं, बाय स्लो इन्फ्यूजन अलॉन्ग विद प्री मेडिकेट करना है पेशेंट को विद एंटीहिस्टामिन, एंटीपायरेटिक्स, मेपेरिडीन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अगर हम ये इस तरह से एम्फोटेरेसिन बी को देंगे तो हमारे पास इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी जो है वो रिड्यूस कर जाएगी। सेकेंडली हमारे पास डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी कॉज करती है, क्या करती है हमारे पास, GFR को डिक्रीज कर देती है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज करती है, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करती है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कॉज करवाती है, जिसकी वजह से पोटेशियम और मैग्नीशियम वेस्टिंग कॉज होती है। इस डोज लिमिटिंग इफेक्ट को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं, सलाइन इन्फ्यूजन के थ्रू, जो रीनल डैमेज को कम कर देगा, या हम डोज रिड्यूस कर दें एम्फोटेरेसिन बी की, या हम लिपोसोमल फॉर्मुलेशन दें जो कि नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जो न्यूरोटॉक्सिसिटी है वो इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से होती है, जिसमें हमारे पास सीजर्स कॉज करती है एम्फोटेरेसिन बी और साथ में न्यूरोलॉजिक डैमेज कॉज करती है। दैट वाज ऑल अबाउट द एम्फोटेरेसिन बी। आगे हम मूव करेंगे फ्लूसाइटोसिन के बारे में। फ्लूसाइटोसिन का क्लासिफिकेशन, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रेजिस्टेंस, क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटी, all of this in a single page. Okay, moving on to फ्लूसाइटोसिन। इसका अदर नेम जो है 5-फ्लोरोसाइटोसिन है। इसकी क्लासिफिकेशन को देखें तो इट इज़ पायरीमिडीन एंटी मेटाबोलाइट। पायरीमिडीन और प्यूरिन्स हमने पढ़ी है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इट इज़ पायरीमिडीन एंटी मेटाबोलाइट। इट इज़ रिलेटेड टू एंटी कैंसर ड्रग 5-फ्लोरोयूरेसिल। फार्माकोकाइनेटिक्स को देखें तो इट इज़ एडमिनिस्टर्ड ओरली, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोस्ट टिश्यूज एज वेल एज टू द CNS. It is eliminated intact in the urine. In case of renal impairment, you have to reduce the dose. Coming towards the mechanism of action, तो हमारे पास आपने एक बात याद रखनी है कि फंगल सेल के अंदर 2 तरह के एंजाइम्स हैं, एक परमिएज और डीअमाइनेज, जो 5-फ्लोरोसाइटोसिन के एक्शन को पॉसिबल करते हैं। 5-फ्लोरोसाइटोसिन जो है वो सेल मेम्ब्रेन, फंगल सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है मेम्ब्रेन परमिएज, जो अलाउ करता है 5-फ्लोरोसाइटोसिन को कि वो सेल के अंदर आ सके। ठीक है, जब 5-फ्लोरोसाइटोसिन सेल के अंदर आ जाती है, अनदर एंजाइम जिसका नाम साइटोसिन डीअमाइनेज है, वो 5-फ्लोरोसाइटोसिन को 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट कर देता है। 5-फ्लोरोयूरेसिल थायमिडाइलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और अल्टीमेटली हमारे पास DNA एंड RNA की सिंथेसिस जो है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रेजिस्टेंस तब डेवलप होती है जब आप फ्लूसाइटोसिन को अलोन यूज करते हैं। ठीक है, और किस तरह होती है कि जो फंगल सेल है वो परमिएजेस और डीअमाइनेजेस की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। ये 2 एंजाइम्स जो है ये रिक्वायर्ड हैं 5-फ्लोरोसाइटोसिन को, फ्लूसाइटोसिन को, ये 5-फ्लोरोसाइटोसिन को अपना एक्शन शो करने के लिए। तो रेजिस्टेंस इस तरह डेवलप होती है कि जो फंजाई है वो इन दोनों एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ना डेवलप हो और हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स आए, अच्छा इफेक्ट आए, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आए, तो हम 5-फ्लोरोसाइटोसिन को एम्फोटेरेसिन बी या किसी एक ट्रायाजोल के साथ दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इट्रोकोनाजोल। क्लिनिकल यूजेस की बात की जाए तो इट हैज़ नैरो स्पेक्ट्रम। ये एम्फोटेरेसिन बी और ट्रायाजोल के साथ आप कंबाइन करके देते हैं, अकेले देंगे तो जैसा मैंने पहले बताया रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी।
It is used for Cryptococcus neoformans and against systemic candidal infections and chromoblastomycosis by the molds. टॉक्सिसिटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, इट इज एन एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। तो इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो वही होगी जो एंटी कैंसर ड्रग्स की होती है। ये हमारे पास रिवर्सिबल बोन मैरो सुप्रेशन करवाती है, एलोपेशिया करवाती है, बाल झड़ जाते हैं, लिवर डिसफंक्शन कराती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एजोल एंटीफंगल एजेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम मूव करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। एजोल्स जो है वो दो टाइप्स में क्लासीफाई किए गए हैं, एक है इमिडाजोल एंड द अदर वन इज ट्रायाजोल। इमिडाजोल में हमारे पास कीटोकोनाजोल आ जाता है, क्लोट्रीमाजोल एंड मिकोनाजोल। ट्रायाजोल में ये 5 आ जाते हैं, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, वोरिकोनाजोल एंड इसावुकोनाजोल। तो फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है ना इन ड्रग्स की वो वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है, वो गैस्ट्रिक एसिडिटी पे डिपेंड करती है। इनको इनकी बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए, बेटर जीआईटी अब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास नॉर्मल गैस्ट्रिक एसिडिटी होनी चाहिए। अगर गैस्ट्रिक एसिडिटी जो है वो लो हुई होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इनकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी है, इनकी अब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर हो जाएगी। फ्लूकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल आर अब्जॉर्ब ओरली। ओरल एंड आईवी रूट से भी, आईवी रूट से कुछ और ड्रग्स हैं अदर देन दीज 4, वो आईवी से भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी हम आईवी से दे सकते हैं, लेकिन इनकी बेटर अब्जॉर्प्शन जो है वो ओरली होती है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोस्ट टिश्यूज। सीएनएस में भी इनकी पेनिट्रेशन है, ठीक है, लेकिन जो सीएनएस के अंदर पेनिट्रेशन है वो कम ड्रग जाती है सीएनएस के अंदर। इट इज एलिमिनेटेड बाय लिवर मेटाबॉलिज्म। ये 4 ड्रग्स, स्पेसिफिकली ये 4 ड्रग्स जो है ये लिवर मेटाबॉलिज्म के थ्रू एलिमिनेट हो रही है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोसाकोनाजोल एंड वोरिकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल जो है वो स्पेसिफिकली किडनीज के थ्रू क्या हो रही होती है, एलिमिनेट हो रही होती है। रिफैम्पिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इट्राकोनाजोल की बायोअवेलेबिलिटी को क्या कर देती है, डिक्रीज कर देती है। कैसे, बिकॉज इट इज एन इंड्यूसर ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। ये उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवाती है जिसने इट्राकोनाजोल को बॉडी से एक्सक्रीट करना होता है, मेटाबोलाइज करके निकालना होता है, जिसकी वजह से इसकी इट्राकोनाजोल की बायोअवेलेबिलिटी जो है वो रिफैम्पिन की वजह से डिक्रीज हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ बढ़े तो जो अजोल्स हैं वो एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। हाउ, वो लेनोस्टेरॉल की कन्वर्जन एर्गोस्टेरॉल में नहीं होने देते, क्योंकि वो साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसने लेनोस्टेरॉल को एर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट करवाना होता है। यहाँ पे एक रिएक्शन होता है जिसे हम 14 अल्फा डीमिथाइलेशन कहते हैं। इसी रिएक्शन को जो हमारे पास एजोल्स हैं वो इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है वो एजोल्स के अगेंस्ट डेवलप होती है बाय चेंज इन द सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट एंजाइम्स, ठीक है। जिन एंजाइम्स के ऊपर एजोल्स ने एक्ट करना होता है उनकी सेंसिटिविटी या उनकी एफिनिटी टुवर्ड्स द एजोल्स जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और ये किन पेशेंट्स में होता है, जिनका लॉन्ग टर्म प्रोफाइलैक्सिस चल रहा था इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस की तरफ आते हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे कीटोकोनाजोल को, फ्लूकोनाजोल को, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे इट्रोकोनाजोल को, वोरिकोनाजोल को, पोसाकोनाजोल को एंड लास्ट में इसावुकोनाजोल को। तो जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे इनका जो स्पेक्ट्रम है वो उतना ही ज़्यादा ब्रॉड होता जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जैसे कीटोकोनाजोल जो है नैरो एंटीफंगल स्पेक्ट्रम है इसका, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, इसीलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। इट इज़ रेयरली यूज्ड फॉर सिस्टेमिक माइकोसिस। पैरेंटरल फॉर्म में भी हम इस ड्रग को नहीं देते हैं। एंड नेक्स्ट इज दैट कि ये क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, जिसको हम CMC की फॉर्म में यानी याद करने का निमोनिक बना लेते हैं इसका। अदर देन दैट ये डर्मेटोफाइट्स को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। फ्लूकोनाजोल की बात की जाए, ये ड्रग ऑफ चॉइस है ईसोफेजियल एंड ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस के लिए। ये यूज होती है ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस में अगेंस्ट क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर कॉक्सीडायोड्स। ये विजाइनल कैंडिडियासिस को भी इरेडिकेट करती है। अच्छा, विजाइनल कैंडिडियासिस को इरेडिकेट करने के लिए हमें सिंगल ओरल डोज चाहिए, 1 डोज दैट्स इनफ। एंड इट इज एन ऑल्टरनेटिव ड्रग ऑफ चॉइस विद एम्फोटेरिसिन B फॉर क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। अच्छा, ड्रग ऑफ चॉइस क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के लिए जो भी हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या है हमारे पास, फ्लूकोनाजोल, और साथ में आप एम्फोटेरिसिन B भी देते हो। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट टू एम्फोटेरिसिन B इन कैंडिडीमिया। इसका जो इफेक्ट है वो एम्फोटेरिसिन B के बराबर है इफ वी गिव दिस ड्रग, यानी फ्लूकोनाजोल को हम कैंडिडीमिया में अगर पेशेंट को दें जिसको कैंडिडीमिया डेवलप हो गया।
ठीक है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे इट्रोकोनाजोल की तरफ। इट्रोकोनाजोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है ब्लास्टोमाइसीज के लिए, स्पोरोथ्रिक्स के लिए, सबक्यूटेनियस क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस के लिए। इसके लिए आप एक निमोनिक रख लें, BSS। इट इज एन ऑल्टरनेटिव एजेंट फॉर एस्पर्गिलस, कॉक्सीडायोड्स, क्रिप्टोकोकस एंड हिस्टोप्लाज्मा, एज एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डर्मेटोफाइट्स जो कि ऑन्कोमाइकोसिस करवाते हैं। इट इज एक्टिव अगेंस्ट द इसोफेजियल कैंडिडियासिस कॉज्ड बाय द स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू फ्लूकोनाजोल। हमने पढ़ा था फ्लूकोनाजोल के बारे में कि जो फ्लूकोनाजोल है वो इसोफेजियल कैंडिडियासिस के अगेंस्ट हम यूज करते हैं, उनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन जिन फंजाई ने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है फ्लूकोनाजोल के अगेंस्ट, उनमें हम लोग इसोफेजियल कैंडिडियासिस को ट्रीट करने के लिए क्या देंगे, इट्राकोनाजोल देंगे। अब मैंने कहा था कि जिस जैसे मूव करेंगे कीटोकोनाजोल से फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, स्पेक्ट्रम बढ़ता जाएगा। सबसे कम कीटोकोनाजोल का, उससे ज्यादा फ्लूकोनाजोल का, उससे ज्यादा इट्राकोनाजोल का, और इट्राकोनाजोल से ज्यादा जो है वो है वोरिकोनाजोल का। इसके आगे क्या लिखा है, वाइडर एंटी फंगल स्पेक्ट्रम देन itraconazole. It is a good drug of choice for the treatment of aspergillosis. When it is used for the treatment of aspergillosis, इसकी जो efficiency है वो एम्फोटेरिसिन B से बहुत ज़्यादा है. It is alternative drug for the candidemia. इन फ्लूकोनाजोल रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स मैंने बताया था कि फ्लूकोनाजोल जो है वो कैंडिडीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू एम्फोटेरिसिन B फॉर कैंडिडीमिया। तो कैंडिडीमिया अगर ड्रग्स ने अगर फंजाई ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया अगेंस्ट फ्लूकोनाजोल, तो कैंडिडीमिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, वोरिकोनाजोल। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कैंडिडियल एसोफेजाइटिस एंड स्टोमेटाइटिस इन एड्स पेशेंट। एड्स पेशेंट चूंकि इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं, उनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस होता है, तो उनके अंदर कैंडिडियल एसोफेजाइटिस और स्टोमेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, वोरिकोनाजोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोसाकोनाजोल। अब जो पोसाकोनाजोल है उसका स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा है। इट हैज ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम, इट इज द ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम ट्रायोजोल। ये कैंडिडा, एस्पर्गिलस एंड राइजोपस जो कि म्यूकोरमाइकोसिस कॉज करता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज होती है। इसके लिए आपने निमोनिक याद रख लेना है, CRAP। C इज कैंडिडा, R इज राइजोपस, A इज एस्पर्गिलस एंड P स्टैंड्स फॉर द ड्रग पोसाकोनाजोल, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी के लिए जब हमने प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर जो ड्रग देनी है वो भी क्या है, पोसाकोनाजोल। एंड इन्वेसिव एस्पर्गिलोसिस के लिए भी सेल्वेज थेरेपी में हम पोसाकोनाजोल ही देते हैं। इस आवोकोनाजोल के बारे में ज़्यादा कुछ हमें बुक में मिलता नहीं है, जो अवेलेबल है वो ये है कि इसका एंटी फंगल स्पेक्ट्रम जो है वो पोसाकोनाजोल के ही बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉक्सिसिटी। ये आखिरी है आज के लेक्चर का, आखिरी स्लाइड है, आखिरी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे। अब ना जो अजोल्स हैं वो हमारे पास दो तरह की टॉक्सिसिटी शो करते हैं। आइदर तो ये जनरल टॉक्सिसिटी होगी या फिर हमारे पास स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी होगी, जो कि स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में हम देखेंगे। जनरल टॉक्सिसिटी में सारे अजोल्स जो हैं वो वॉमिटिंग कॉज करवाते हैं, डायरिया कॉज करवाते हैं, रैश कॉज करवाते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करवाते हैं उन लोगों में जिनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिसफंक्शन होता है, पहले से लिवर उनका खराब होता है, उनके अंदर हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करवा देते हैं अजोल। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी हर ड्रग की क्या है। यहाँ पे 3 ड्रग की गिवन है, कीटोकोनाजोल की, वोरिकोनाजोल की एंड पोसाकोनाजोल की। अगर कीटोकोनाजोल को देखा जाए तो ये CYP450 आइसोजाइम का इनहिबिटर है। अगर ये CYP450 आइसोजाइम को इनहिबिट कर देगा तो जो ड्रग्स इस आइसोजाइम से मेटाबोलाइज होकर बॉडी से एक्सक्रीट होनी है उनका लेवल जो है प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये 4 ड्रग्स हैं जो कि इंक्रीज कर जाती हैं प्लाज्मा के अंदर अगर हम कीटोकोनाजोल देते हैं। कौन सी ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन, फिनाइटोइन, वारफेरिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स का लेवल भी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ ये एड्रीनल और गोनेडल हार्मोन्स की सिंथेसिस को भी ज़्यादा करवाता है। अब गोनेडल हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मैन के अंदर गायनिकोमेस्टिया, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाएंगी, और हमारे अंदर और क्या डेवलप हो सकता है, इनफर्टिलिटी हमारे पास डेवलप हो सकती है कीटोकोनाजोल लेने से। वोरिकोनाजोल को देखें तो हमारे पास ये विजुअल डिस्टर्बेंस करवाती है, ब्लरिंग ऑफ विजन इन मोर देन 36% पेशेंट्स। जो पेशेंट्स वोरिकोनाजोल ले रहे हैं उनमें से 36% से ज़्यादा लोग जो है उनके अंदर विजुअल डिस्टर्बेंस क्या हो रही है, कॉज हो रही है, ब्लरिंग ऑफ विजन का कॉज हो रही है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नाम से MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वोरिकोनाजोल जो है ये क्लास D ड्रग है प्रेगनेंसी के लिए, कंसिडर नहीं, प्रेगनेंसी के हिसाब से ये क्लास D ड्रग है, ठीक है।
पोसाकोनोजोल जो है वो CYP3A4 का इनहिबिटर है। ये क्या करता है, इन दो ड्रग्स के लेवल को इंक्रीज करवा देता है, जिसमें कौन से आ जाती है दो ड्रग्स, साइक्लोस्पोरिन एंड सैक्रोलिमस। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सो ये पार्ट 1 ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स खत्म हो गया है। आपने, आई होप इसको लेक्चर को अच्छी तरीके से सुना है। आप नोट्स के स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको कोई इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। एज सुन एज आई विल सी, आई विल आंसर, और आपके सारे जो इश्यूज हैं उसको हम रफा दफा कर देंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लेक्चर तो बच्चे बुक से याद कर लेते हैं लेकिन पास्ट पेपर क्वेश्चन को नहीं कर पाते। लेकिन पास्ट पेपर क्वेश्चंस की वेटेज और इम्पोर्टेंस प्रॉफ के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा है, तो मैं पास्ट पेपर क्वेश्चन भी साथ साथ करवा दूंगी इन द सेकेंड लेक्चर। हर चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और जब आप लेक्चर लें तो एक बात याद रखिए, उसको तभी 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर ले, वरना भूल जाता है और आपको दोबारा से लेक्चर लेना पड़ेगा, आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगी कि जब भी आप इस लेक्चर को लें उसके बाद आप फ़ौरन इसको याद करें, और ताकि ये आपके जहन में बैठे और आप इसे बार बार रिवाइज करके अच्छी तरीके से प्रॉफ तक की रिकवर कर सकें। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।